डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेकेंड लेक्चर है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, इसमें हम लोग फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे और उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके थे कि न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन आपका नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, ये तीनों मिल करके आपका न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, ये जो है आपस में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये दोनों मिल करके न्यूक्लियोसाइड बनाता है। और न्यूक्लियोसाइड और ये फॉस्फेट मिल जाएगा तो बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है वो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड होता है। और न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो वो उस पे, अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करें, अगर फिजियोलॉजिकल पीएच पे, है ना, एक्वस कंडीशन में, तो उस पे दो नेगेटिव चार्ज होता है ना। दो नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पे आप, जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे सिंगल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, अगर आप देखेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आप जब आप देखेंगे तो जैसे ये आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जो है बनाने जा रहा है। ये जो है आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड है ना। ये आपका जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड। और चाहे वो, अगर हम एएमपी की बात करें, है ना, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है होता है इस न्यूक्लियोटाइड में, तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो हो जाएगा। तो ये डबली जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि ये, अगर हम इसको आयोनाइज कर दें, है? अगर हम इसको आयोनाइज कर दें तो क्या होगा, क्यों डबल चार्ज होता है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर ये एक्वस कंडीशन में रहेगा तो ये OH आपका ऐसे कंडीशन में हो जाएगा। ये आयोनाइड हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो एक्वस कंडीशन में एसिड, जो नॉर्मल आपका जो पीएच होता है ना, यहाँ पे मैंने बोला था फिजियोलॉजिकल जो पीएच है वहां पे डबली आयोनाइड होता है। डबली आयोनाइड का मतलब होता है ये, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये तो यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, तो इस पे तो आयन रहेगा नहीं, है ना, चार्ज रहेगा नहीं। बट जो दो OH है, ये और ये फ्री है, तो ये एक्वस कंडीशन में आयोनाइज हो जाएगा और दो नेगेटिव चार्ज जो है आपका डेवलप करेगा। एक यहाँ पे करेगा, हम्म, यहाँ पे, और एक जो है यहाँ पे जो। और कैसे बॉन्ड बन रहा है, ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, है ना। ये आपका नाइट्रोजन बेस है और ये आपका पेंटोज शुगर है और ये आपका फॉस्फेट है। तो पेंटोज शुगर और एडेनिन के बीच में ये जो है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ से OH, पेंटोज शुगर से OH और नाइट्रोजन बेस का, ये जो, अगर ये प्यूरिन है तो यहाँ पे 9 पोजीशन होगा। 9 पोजीशन का जो नाइट्रोजन है उसका H, और इसका शुगर का जो कार्बन 1 है ना, उसका OH मिल करके वाटर बनकर निकल जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए
तो पेंटोस शुगर का 1 कार्बन का पोजीशन है, और प्यूरिन का, एडेनिन क्या है आपका, ये एक प्रकार का प्यूरिन है। तो इसका कौन सा जो है पोजीशन पार्टिसिपेट कर रहा है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो नाइन्थ पोजीशन। तो प्यूरिन जब रहता है तो नाइन्थ पोजीशन वाला नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है, और पाइरिडिन रहता है तो वो 1 पोजीशन का नाइट्रोजन जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरीके से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। फिर जो है आपको फास्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे पेंटोस शुगर से, है ना, OH हो गया और यहाँ से H हो गया, ये दोनों निकल जाएगा। तो आपका ये बीच में बॉन्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे फास्फोएस्टर बॉन्ड बन गया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट मिल करके एक जो है न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर देगा जो। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। ये भी हम लोग देख चुके थे कि नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस हो गया आपका, शुगर हो गया, ये दोनों मिलेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और इसके साथ फॉस्फेट जुड़ेगा तो आपका न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। और इसमें एडेनिन है, राइबोज है, तो ये एडिनोसिन बनेगा। तो इसके साथ फॉस्फेट जुड़ेगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, दो हो जाएगा तो डाइफॉस्फेट, तीन होगा तो ट्राइफॉस्फेट। इसको एडिनाइलिक एसिड भी बोलते हैं, एडिनाइलेट भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से सारा जो है आपका ग्वानिन जो है राइबोज के साथ जुड़ेगा तो क्या क्या बनाएगा, ये ऑलरेडी जो है हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन कर चुके थे। उस वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। अब हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखना चाहें तो हम देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि RNA है, तो ये आपका न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट हो गया, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट हो गया, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हो गया। तो RNA में रहेगा तो ये आपका एडेनिन है, अगर बेस तो AMP हो जाएगा, है ना। फिर एडेनोसिन जो है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरीके से GMP हो गया, GTP हो गया, GTP बोल देंगे, इसको CMP, CDP और CTP बोल देंगे। ऐसे करके हम लोग शॉर्ट में इसको लिखेंगे। DNA को हम लोग DMP लिखेंगे, DADP लिखेंगे, DATP लिखेंगे, और DGMP, DGDP, DGTP, GTP हो गया, है ना। डी यहाँ पे स्मॉल डी से डीऑक्सी को डिनोट कर रहा है, DCMP, DCDP, DCTP, और डीऑक्सी TMP, डीऑक्सी TDP, डीऑक्सी TTP। ऐसे करके हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं। DNA रहेगा तो ये लिखेंगे, और RNA रहेगा तो ये सब लिखेंगे। अब न्यूक्लियोसाइड जो बॉन्ड है ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि शुगर का जो है कार्बन का 1 पोजीशन होता है, और प्यूरिन रहेगा तो उसका नाइट्रोजन जो है एन नाइन्थ पोजीशन पे होता है, उसके बीच में बॉन्ड बनता है ना। और जब पायरिमिडिन रहेगा तो उसका जो नाइट्रोजन होता है वो N1 पोजीशन पे होता है, और शुगर, पेंटोस शुगर का कार्बन 1 तो हमेशा होता है। ये तो हमेशा शुगर जो है हमेशा 1 पोजीशन पे रहता है ना, 1 पोजीशन कार्बन 1 जो है। बट प्यूरिन जब रहेगा तो उसका N पोजीशन जो होता है वो 9 होता है, और जहाँ पे एक हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा, और पायरिमिडिन रहेगा तो 1 होता है। तो याद रखना है ना, पायरिमिडिन रहेगा तो 1 1, पायरिमिडिन रहेगा तो 1 1 के बीच में बनेगा, और अगर प्यूरिन रहेगा तो शुगर का 1 और प्यूरिन का, है ना, प्यूरिन का रहेगा तो शुगर का 1, और प्यूरिन का जो नाइट्रोजन बेस है उसका 9 पोजीशन से बनता है, तो 11 और 9, है ना, 19। ऐसे करके आपको
याद रखना कि ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड किसकी किसके बीच में बनता है। अब पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड जो है चेन कैसे बनेगा इसके बारे में हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है, जो है ना, डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन आपका कैसे होगा जो है। तो कह सकते हैं इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। तो एक न्यूक्लियोटाइड आपका, मान लेते हैं कि हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो ये आपका एक नाइट्रोजन बेस है, पेंटोज शुगर, और ये मोनोफॉस्फेट एएमपी है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है आपका आएगा, तो दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है उसका जो आपका यहाँ पे 3 प्राइम ओ एच है, वो ये जो ओ एच है यहाँ पे एच रिमूव हो जाएगा, एच प्लस बन जाएगा, तो ओ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये माइनस चार्ज जो है इस फॉस्फेट पे अटैक करेगा, है ना। जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ रहा है कमिंग न्यूक्लियोटाइड, इसको हम लोग बोल सकते हैं कमिंग न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपका अगर जी है, अगर ये मान लेते हैं कि नाइट्रोजन बेस आपका जी है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये डी जी टीपी है ना। कुछ भी हो सकता है, डीजीटीपी हो सकता है, डीटीटीपी हो सकता है, डीसीटीपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि हम ये डीजीटीपी आ रहा है। अब ये आया तो इसका जो फर्स्ट फॉस्फेट है ना, यहाँ पे ये आपका अटैक करेगा। ये माइनस चार्ज जो है जो आयनाइड हो जाएगा, H प्लस बन जाएगा, और ये O माइनस बन जाएगा। तो ये माइनस जो है इस पे अटैक करेगा, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे फाइनली माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये बाहर टूट के जो है ये बाहर टूट के निकल जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये आपस में इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, है ना। इसके साथ और इसके साथ जो है बॉन्ड बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इस रिएक्शन को अगर देखेंगे, तो ये फॉस्फेट इसके साथ यहाँ पे जुड़ गया। ये जो ऑक्सीजन है इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, नया बॉन्ड बन गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये नया बॉन्ड बन गया, ये फॉस्फेट जो था इसके साथ जुड़ गया, और ये जो है ना आपको जो है एक तरह से दो फॉस्फेट जो आपका इधर इस अटैच था वो इधर, है ना, पायरोफॉस्फेट के रूप में जो है ये निकल गया जो फॉस्फो। और ये जो बॉन्ड बना यहाँ पे आपको फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बन गया, दो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बन गया, एक यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। अब फिर ये जो आपका एक फॉस्फोइस्टर बॉन्ड हो गया, दो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ऐसे करके ये आपका 5 प्राइम पे है ना, इधर साइड में, और ये आपका फिर अगेन 3 प्राइम पे हो गया। तो इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में पॉलीपेप्टाइड चेन का ग्रोथ होगा। फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, फिर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, ऐसे करके ये रिएक्शन आगे चलते रहेगा, एक लंबा सा चेन बना देगा जो। फिर ये है ना, इस तरीके से जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कैसे जो है जो आपका डीएटीपी है या डीजीटीपी है वो एज ए सबस्ट्रेट का भी रूप में काम करता है, और एनर्जी प्रोवाइड कराने में भी काम करता है। अब ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, ये बॉन्ड टूटता तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, फिर ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि डाइफॉस्फो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में जो। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर हो गया,
दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है आपका ये हो गया, तीसरा न्यूक्लियोटाइड आपका ये हो गया। और इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने जा रहा है ना, बीच बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ये आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ पे जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ये जो आपका जो है, तो हालांकि यहाँ पे ओ रहेगा, वो डिटेल में ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन रहेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो फॉस्फेट सल्फर शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, ये इसका एक बैकबोन बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। और जो नाइट्रोजन बेस है, वो जब दो स्ट्रैंड बनेगा तो उसमें जो है नाइट्रोजन बेस, है ना, अंदर के साइड में, है ना, ये जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो इसके अंदर के साइड में नाइट्रोजन बेस अटैच रहता है ऐसे पर, और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो बैकबोन ऑफ डीएनए किसका बना हुआ है? शुगर एंड फॉस्फेट का बना हुआ है। और जो बेस होता है वो इनसाइड, यानी कि जो ना बैकबोन के इधर दो बैकबोन है, एक तरह से देखा जाए तो दोनों के अंदर में जो है वो नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्टेड होता है। ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितना होगा और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है, और या नंबर ऑफ बेसेज कहेंगे, तो उसके बीच में अगर रिलेशन देखेंगे तो जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उतना ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है फॉर्मेशन होगा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, है ना। इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अगर हम बात करें तो उसमें अगर नाइट्रोजन बेस कैलकुलेशन करना है तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखेंगे, जितना होगा उतना ही नाइट्रोजन बेस होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, और जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उतना ही नाइट्रोजन बेसेज होगा। तो ये इसका एक रिलेशन है। टाइप ऑफ डीएनए, लीनियर डीएनए हो सकता है या फिर सर्कुलर डीएनए हो सकता है। अगर लीनियर डीएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। अ, और नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें, अगर लीनियर डीएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में नाइट्रोजन जो आपका नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो n-1 होगा, है ना। क्योंकि जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका शुगर रहता है, यहाँ पे आपका फॉस्फेट है, फिर फॉस्फेट है, फिर जो है आपका शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर जो है शुगर है। तो और यहाँ पे आपका बेस रहेगा, यहाँ पे आपका बेस रहेगा, यहाँ पे आपका बेस रहेगा, और यहाँ पे आपका बेस रहता है। तो अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चार है, तो बट फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना बना? अगर ये ओपन है, क्योंकि ये आपस में इधर से एक तरह से ये फॉस्फेट और इधर OH ये फ्री है, तो ये तो बॉन्ड बनाया नहीं। तो अगर चार न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें, चार न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो तीन ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना हुआ है ना। चार न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे तीन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है बना हुआ है। एक जो है आपका यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। बट न्यूक्लियोटाइड कितना है? चार न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक दो तीन चार। बट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना है? एक, दो और तीन। और चूंकि ये लिनियर है तो ये पार्टिसिपेट अभी किया नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो आपका जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो एक जो है कम हो जाता है टोटल न्यूक्लियोटाइड से। डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा तो वहां पे n-2, क्योंकि एक चेन इधर हो गया, एक चेन इधर हो गया। तो यहाँ भी अगर चार रहेगा तो यहाँ भी तीन ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहेगा। तो टोटल अगर न्यूक्लियोटाइड हमारा इधर चार, है ना, इधर भी मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा चार गो बेस। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो एक, दो, तीन ही हुआ, है ना। तो टोटल बेस तो नाइट्रोजन जो न्यूक्लियोटाइड है वो आठ हो गया, बट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा? इधर तीन छः, तो दो कम हो गया। तो कितना भी न्यूक्लियोटाइड
अगर उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में है, अगर उसका कैलकुलेशन करना है नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का, तो अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो उसमें n-1 करके निकाल सकते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अगर लीनियर है तो n-2 करके निकाल देंगे। लेकिन अगर सर्कुलर डीएनए रहेगा तो फिर वहां पे जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उतना ही नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। क्योंकि ये जो आपका फ्री फॉस्फेट है और इधर 3' पे OH फ्री होता है, वो आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है। जब वो बन जाएगा तो फिर वो फास्फोडाइस्टर में काउंट जो है हो जाता है। जैसे आप इसको अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम लीनियर डीएनए की अगर हम बात करेंगे ऐसे करके, यहाँ पे फॉस्फेट है और यहाँ पे OH है 3' पे और इधर 5' पे। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड है ना? ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। 2, 3, है ना, 4, 5 न्यूक्लियोटाइड है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना बनेगा? 1, 2, 3, 4, तो 5 न्यूक्लियोटाइड, 5 न्यूक्लियोटाइड से, और फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है वो कितना बना? ये आपका 4 बना। तो जब 5 न्यूक्लियोटाइड है तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड 4 बना। लेकिन जब यही इसी को अगर हम इसके साथ जोड़ दें, ये OH जो है इसके साथ अगर हम जोड़ दें तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3, 4, 5, और ये आपस में बॉन्ड बन जाएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, है ना? ऐसे करके। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स कितना है? 5। और फास्फोडाइस्टर अगर बॉन्ड देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाता है। तो यहाँ 5 हो जाएगा। अगर डबल स्टैंडर्ड रहेगा तो जो है बात वही होगा, जैसे यहाँ पे एक और जो है हम डबल स्टैंडर्ड कर दें ऐसे करके, ऐसे करके, तो यहाँ भी तो 5 हो जाएगा। आइए आपस में मान लेते हैं पेयरिंग किया हुआ है, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। तो उस केस में न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा +5, 10 हो जाएगा, तो ये भी +5 हो जाएगा, है ना? इधर आपका 10 हो गया तो इधर भी आपका 10 हो जाएगा। तो सर्कुलर के केस में, सर्कुलर डीएनए में जितना न्यूक्लियोटाइड्स होगा उतना ही फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। बट अगर लीनियर डीएनए है तो न्यूक्लियोटाइड आपका जितना है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है आपका जो बनेगा वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर -1, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो, है ना? न्यूक्लियोटाइड जितना होगा उसमें से एक घटा देंगे फिर, अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है n-1 हो जाएगा। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो n-1 होगा। अगर ये अगर ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो हो जाएगा आपका n-2, है ना? क्योंकि यहाँ पे एक और जो है आप बनाएंगे तो इधर में आपका OH हो जाएगा और इधर में आपका फॉस्फेट हो जाएगा, और ये आपका मान लेते हैं डीएनए बन गया। तो यहाँ पर भी 5 न्यूक्लियोटाइड है बट फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना है? 4 ही है जो। तो यहाँ पे अगर हम डबल स्टैंडर्ड ले लेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स कितना हो जाएगा? 10। बट फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना हो जाएगा आपका? इधर 4, 4 और 4, 8 हो जाएगा जो है।
तो इधर अगर हम इसको 10 मानेंगे तो इधर 2 घटा देंगे, है ना, तो आपका 8 हो जाएगा। तो समथिंग ऐसा जो है। अब डीएनए पे हम लोग आते हैं डिटेल में। डीएनए जो है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि का जो डिस्कवरी था, यानी कि उसमें डीएनए को ही उसने सर्च किया था। तो फ्रेडरिच मिक्सचर एक साइंटिस्ट थे 1869 में। इन्होंने जो है डीएनए को डिस्कवर किया था एज एन एसिडिक सबस्ट्रेट, है ना, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हालांकि ये एक एसिडिक सबस्ट्रेट है, बट एसिडिक नेचर जो है वो अल्टमैन ने जो है बताया था। एसिडिक जो नेचर है वो किसने बताया था? अल्टमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। और इन्होंने जो है न्यूक्लियस में चूंकि इसको प्रेजेंट था, इसलिए इसका नाम जो है न्यूक्लिन रख दिया। फ्रेडरिच मिस्र ने जो डब्ल्यूबीसी का न्यूक्लियस होता है ना, फर्स्ट फॉर्मेशन होता है जब कहीं पे घाव वाव हो जाएगा, वुंड हो जाएगा, तो वहां फर्स्ट फॉर्मेशन होता है। तो वो किसी पेशेंट से वो कलेक्ट किए सैंपल, और वहां के उसमें से डब्ल्यूबीसी निकाला, उसके न्यूक्लियस में देखा कि जो है कुछ जो है इस तरह का एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, जिसको उन्होंने नाम रख दिया न्यूक्लिन। और फिर अल्टमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस न्यूक्लिन का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर जो है उसको जो है इन्होंने पता किया। इसलिए इसका नाम फर्दर बाद में रख दिया था न्यूक्लिक एसिड, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। और डीएनए को फिर हम क्या कह सकते हैं? एक लॉन्ग पॉलीमर, है ना, ऑफ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, है ना, ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये रिपीट हो गया था। चलिए, तो ये हो गया लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, जिसमें आपका डीएमपी है, डीटीपी हो सकता है, डीसीएमपी हो सकता है, डीजीएमपी हो सकता है। शुगर जो है इसमें है, तो वो कैसा है? बीटा, है ना, बीटा फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज का। पेंटोज शुगर जो रहेगा वो बीटा फॉर्म में रहेगा। बीटा फॉर्म क्या होता है? जब ये शुगर ऐसे बनता है, तो अगर OH ऊपर में है फर्स्ट कार्बन पे, तो इसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। और जब ये OH पहला कार्बन पे अगर ये डाउन में है, तो इसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं। फॉर्म या एनोमर बोल सकते हैं, अल्फा फॉर्म या एनोमर, है ना, ये आपका बीटा एनोमर है। तो OH का पोजीशन किधर है उसको देख करके हम लोग बोलते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए आरएनए में जो आपका पेंटोज शुगर होता है वो बीटा वाला होता है, इसलिए इसको बीटा डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। बाकी का OH का पोजीशन हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, सिर्फ फर्स्ट कार्बन का OH का पोजीशन, है ना, अगर अपवर्ड है तो बीटा एनोमर, डाउनवर्ड है तो अल्फा एनोमर बोलेंगे। नाइट्रोजन बेसेज में आपका वही, है ना, ये आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब होता है। यूरासिल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, यूरासिल आपका इसमें अब्सेंट होता है। यूरासिल आपका आरएनए में होगा थायमिन की जगह पे। डीएनए लार्जेस्ट बायोमोलिकुल्स ऑफ द सेल, है ना, के रूप में जाना जाता है। और इसका जो लेंथ होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से हम लोग जो है इसको मेजर करते हैं कि कितना न्यूक्लियोटाइड है। उसको अगर पता कर लेंगे तो फिर हम डीएनए का लेंथ को हम पता कर लेंगे। या फिर सिंपल भी हम कह सकते हैं कि ये डीएनए जो है इतने न्यूक्लियोटाइड का है ना। और इनडायरेक्टली जो है जब हम दो बेस पेयर के बीच में लेंथ पता रहता है तो हम डीएनए का लेंथ भी पता कर लेते हैं। तो जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो भी फिक्स होता है हर एक स्पेसीज के लिए,
है ना। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए या हर एक स्पीसीज के लिए कहेंगे तो वो फिक्स्ड होता है, यानी कि एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। लेंथ ऑफ द डीएनए क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि ये फिक्स होता है। अब हम लोगों का, ह्यूमन का डीएनए का लेंथ होगा तो वो एक पर्टिकुलर लेंथ है, 2.1 मीटर के अराउंड। अगर आप किसी दूसरे एनिमल की बात करेंगे तो वो, जैसे टाइगर है, तो उसका अगर डीएनए को अगर आप लेंथ का देखेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर लेंथ होगा, हर एक टाइगर में उतना ही होगा। बट अगर हम वो किसी डॉग की बात करें तो डॉग का डीएनए का लेंथ है ना, एक स्पेसिफिक लेंथ होगा, और वो हर एक डॉग में लगभग उतना ही मिलेगा जो है। तो बट स्पेसीज टू स्पेसीज वो वैरी करेगा, बट एक स्पेसीज में वो लगभग फिक्स रहता है। 5 है ना, 174 बैक्टीरियोफाज है। इसका अगर हम लेंथ की बात करें डीएनए का, तो ये आपका 5386 न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स की बात हो रहा है, इसका मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड है ना। क्योंकि अगर डबल स्टैंडर्ड रहता तो फिर हम लोग बेस पेयर की बात करते। तो 5174 बैक्टीरियोफाज है ना, इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड्स है, 5386। और ये कैसा डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और सर्कुलर होता है, सिंगल स्ट्रेट होता है और सर्कुलर होता है। तो सिंगल स्ट्रेट एंड सर्कुलर, सर्कुलर है। तो अब इस यहाँ पे जो फाई लिखते हैं, ऐसे करके हम लोग फाई लिख दिए, तो एक तरह से इससे हम ट्रिक बना सकते हैं कि ये जो है एक लाइन दिया हुआ है, सिंगल लाइन, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, और ये सर्कल बना दिया गया तो सर्कुलर भी है। तो यहाँ पे है ना फाई, तो फाई जो है आपका ये सर्कल बना हुआ और एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। तो डीएनए कैसा है इसका, ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं, सर्कुलर है, और ये एक लाइन है, सिंगल लाइन है, तो इसको बोलेंगे सिंगल स्टैंडर्ड है ना। तो ये पूछा जाता है कभी कभी, सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर या लीनियर। तो ये सर्कुलर है और लीनियर है, और सॉरी सर्कुलर डीएनए है, और इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तभी तो हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड रहेगा तो फिर हम लोग बेस पेयर की बात करेंगे, जैसे लेम्डा बैक्टीरियोफाज, वहां पे हम लोग बात कर रहे हैं 48,502 बेस पेयर बोल रहे हैं। बेस पेयर क्यों, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है ना। डबल स्टैंडर्ड ऐसे करके जो है आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा, और ये लीनियर, ये सर्कुलर नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो बैक्टीरियोफाज में दो गो लाइन है, एक ऐसे लाइन दिया हुआ है ना, और ये सर्कल बना हुआ नहीं है। तो एक तरह से एक लाइन, दो लाइन, एक तरह से ये हो गया, है ना। तो ये हो गया डबल स्टैंडर्ड, है ना, डीएनए। और ये सर्कल कहीं बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो ये आपका हो गया लीनियर डीएनए। तो ऐसे भी आपको ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं बैक्टीरियोफाज का। इकोलाई है ना, इसमें तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और कैसा होता है, सर्कुलर। और इसमें कैसा होगा, लीनियर, लीनियर होता है। तो इकोलाई में 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर होता है। बेस पेयर बात कर रहे हैं तो डबल स्टैंडर्ड समझ जाना है। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन डीएनए, तो हैप्लॉइड स्टेट की अगर बात करेंगे तो वो 3.3 इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर है ना। और ये कैसा होता है, लीनियर होता है। हम लोगों का, हम लोगों में जो डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। लेकिन अगर डिप्लॉयड की बात करेंगे, डिप्लॉयड कंटेंट की अगर हम बात करेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6.6, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा 3.3 में। ऐसा नहीं कि 10 to the power 9 है तो उसको 18 कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। 6.6 इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर होगा, अगर डबल डिप्लॉयड कंटेंट की बात करेंगे तो ह्यूमन का डीएनए। ये इतना आपको याद रखना जरूरी है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, द इलुसिडेशन या एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर।
ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो है स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में जो है हम लोग जानना है। तो ये जो इलिसिडेशन है या जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये रिमेंड एल्यूसिव। एल्यूसिव मतलब बहुत आसानी से जिसको समझा नहीं जा सकता है, या टफ टू अंडरस्टैंड बोल सकते हैं। फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत दिनों तक इसकी जो है समझ हमारी नहीं बन पाई थी जो है, क्योंकि बहुत सारे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब था जो है। और आइसोलेशन भी प्रॉपर जो है, इतना बड़ा डीएनए को करना मुश्किल था। आइसोलेशन ऑफ इंटैक्ट लॉन्ग पॉलीमर वाज नॉट पॉसिबल ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस। टेक्निकल हमारे पास उस तरह का टेक्निक्स नहीं थे जिससे कि इतने लॉन्ग पॉलीमर जो आपका डीएनए है इसको आइसोलेट कर पाए जो है। तो इसके वजह से भी जो है ये इसको समझना थोड़ा टफ था, इल्यूसिव था बहुत लंबे समय तक। बट इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक मॉडल प्रपोज किया था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर, यानी कि डबल हेलिकल समथिंग ऐसा जो है, इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है मॉडल प्रपोज किया था। कब? 1953 में। ये क्वेश्चंस जो है आपका नीट में पूछा जाता है, किसने प्रपोज किया था और कब प्रपोज किया था। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल जो है ऑफ डीएनए का दिया था, प्रपोज किया था। और ये जो डबल हेलिकल मॉडल था वो उसका बेसिस क्या था, तो उसका बेसिस अगर हम बात करें तो ये एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा, ये जो डेटा था एक्सरे डिफ्रेक्शन का, उसके आधार पे और भी बेसिस है, बट एक वन ऑफ द मेन जो है आपका एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा था जो कि प्रोड्यूस किया गया था। ये नहीं, जो डेटा जो है दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। मॉरिस विल्किंस जो है ये थे, और रोजलिंड फ्रैंकलिन, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है एक्सरे डेटा को प्रोड्यूस किया था, और इन्हीं लोगों का ये स्टूडेंट थे वाटसन एंड क्रिक जो है। तो इन दोनों का एक्सरे डेटा जो है यूज करके वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल जो है दिया था डीएनए का। और दूसरा जो बेसिस था वो बेस पेयरिंग, दोनों जो स्टैंड है ना, दो स्टैंड है ऐसे करके, तो उसमें जो है बेस पेयरिंग होता है, उसमें आपस में क्या होता है, बेस पेयरिंग होता है। जैसे यहाँ पे एडेनिन होता है तो यहाँ पे आपका थायमिन होता है, यहाँ पे अगर ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होता है, ऐसे करके बेस पेयर करता है। ये भी एक बेसिस था, है ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो स्ट्रैंड है, यहाँ पे आप देखिए एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, थायमिन एडेनिन, ऐसे करके बेस पेयरिंग होता है दोनों स्ट्रैंड के बीच में। और इसका एक और बेसिस था, ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन चारगफ, है ना। चारगफ जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है कुछ जो है रूल्स बताए थे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो उसमें कितना एडेनिन होगा, कितना थायमिन होगा, कितना प्यूरिन होगा, कितना पायरिमिडिन होगा, उसका रेशियो क्या होगा, इस सब के बारे में चर्चा किया था, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब जो है नॉलेज के आधार पे डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो है दिया था, किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। मेन था एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा, मेन जो है आपका ये बोलेंगे। बाकी ये जो इंफॉर्मेशन था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है आपस में जो बेस होते हैं वो आपस में पेयरिंग करते हैं। और एरविन जो है चारगप्स है, उनका जो वो ये एक तरह से ऑब्जर्वेशंस था, उनका जो नॉलेज था, खास करके बेस पेयरिंग के बीच में, कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसमें प्यूरिन पायरिमिडिन कितना प्रेजेंट होता है, प्यूरिन पायरिमिडिन का रेशियो क्या होता है, इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया था जो कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसके आधार पे डबल हेलिकल मॉडल जो है दिया था। अबाउट अगर हम डीएनए की बात करें तो बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कंप्लीमेंट्री होता है ईच अदर। इफ द सीक्वेंस ऑफ द वन स्ट्रैंड इज नोन, देन द सीक्वेंस ऑफ द अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रोड्यूस, है ना। क्योंकि बेस पर अगर एक में पता है कि यहाँ पे एडेनिन है, थायमिन है, यहाँ पे गुआनिन है, तो स्वाभाविक है दूसरे में पता चल जाएगा कि यहाँ पे थायमिन होगा,
यहाँ पे एडेनिन होगा और यहाँ पे साइटोसिन होगा। तो अगर एक स्ट्रैंड का नॉलेज सीक्वेंस पता है तो दूसरा को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ईच स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट डीएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड डीएनए। दोनों में से कोई एक ही, है ना, एक अ, दोनों स्ट्रैंड जब रेप्लिकेशन करेगा तो ये भी एक टेम्पलेट का काम करेगा और ये भी जो है एक अपना स्ट्रैंड का काम करेगा और नया जो है डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाएगा। तो ईच स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, जब रेप्लिकेशन होगा, जैसे मान लेते हैं ये आपका पेरेंट डीएनए है यहाँ पे, तो ये रेप्लिकेशन करेगा तो ये जो रेड स्ट्रैंड आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी टेम्पलेट का काम करेगा। इधर में भी जो है ये टेम्पलेट का काम करेगा। जो ग्रीन में आप देख रहे हैं ये नया नया, इसके साथ एक नया स्ट्रैंड बनेगा और इसके साथ भी एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है ना। इस तरीके से आपका दो डॉटर जो है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन के आपका रेडी हो गया है ना। ये कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन के रेडी हो गया है। और हर एक डीएनए में एक पुराना रहेगा और एक नया डीएनए स्ट्रैंड रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये रेप्लिकेशन होता है, जो कि डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो साइलेंट यह है, सैलिएंट फीचर इसको बोलते हैं, साइलेंट इसको नहीं बोलेंगे, सैलिएंट है ना। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसका क्या क्या फीचर्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो न्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द शुगर फॉस्फेट। बैकबोन में अगर बात करेंगे तो शुगर फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट ऐसे करके सब बना हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे तो शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ये बैकबोन हो गया। एंड जो बेस होता है यहाँ पे, ये जो है बेस आपका, वो दोनों स्ट्रैंड के बीच में इनसाइड में प्रोजेक्टेड होता है। बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड। दे हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, एक है 5' to 3', है ना। दूसरा जो है इस डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में 5' to 3' होगा जो है। Base The bases in the two strands are paired through the hydrogen bond and form the base pair। और जो जैसे यहाँ पे एडेनिन है, थायमिन है, तो इसके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ग्वानिन है, साइटोसिन है, तो इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फिर थायमिन है, एडेनिन है, तो अगेन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे जो है आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और बेस पेयर फॉर्मेशन करता है। प्यूरिन और पाइरिमिडिन, है ना। जैसे ये आपका एडेनिन है, थायमिन है, तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2। अगर यहाँ पे आपका देखा जाए ये प्यूरिन है और इधर पाइरिमिडिन में प्यूरिन अगर जी है और पाइरिमिडिन अगर सी है तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ऐसे करके आपका पेयर करता है। तो ये सैलिएंट फीचर्स है कुछ डीएनए का। प्यूरिन कम्स अपोजिट टू द पाइरिमिडिन, और हमेशा प्यूरिन जो है, जैसे एडेनिन है तो ये प्यूरिन हो गया, और इसके साथ जो है क्या आएगा, थायमिन। तो ये क्या हो गया, पाइरिमिडिन। ये पाइरिमिडिन हो गया और ये आपका प्यूरिन हो गया। अगर मान लेते हैं ये आपका यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं साइटोसिन है, तो ये क्या हो गया आपका, पाइरिमिडिन। तो इसके अपोजिट में क्या आएगा, गुआनिन। तो ये क्या हो गया आपका, प्यूरिन। तो प्यूरिन के देख रहे हैं कि प्यूरिन के अपोजिट में हमेशा पाइरिमिडिन आता है। प्यूरिन के अपोजिट में हमेशा पाइरिमिडिन आता है, या पायरिन के अपोजिट में प्यूरिन बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स। इसके वजह से क्या होता है, जो स्ट्रैंड होता है वो दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर होता है। अब क्यों बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्यूरिन में जो है डबल रिंग होता है और पायरिमिडिन में सिंगल रिंग होता है। तो जब ये, अगर इसका लेंथ मान लेते हैं इतना है, अगर इधर मान लेते हैं कि आपका प्यूरिन है सिंगल रिंग वाला, तो फिर इधर क्या होगा, डबल रिंग वाला। तो फिर यहाँ पर भी लेंथ कितना, उतना ही हो जाएगा। फिर मानते हैं यहाँ पे डबल है प्यूरिन, और इधर मान लेते हैं पायरिमिडिन आया, तो फिर जो है यहाँ पे ऐसे हो गया। तो ऐसे करके देखा जाए तो लेंथ जो है बराबर होगा। लेकिन अगर प्यूरिन प्यूरिन रहता तो यहाँ पे 4 गो बन जाता, और मान लेते हैं कि पैरिमिडिन पैरिमिडिन बॉन्ड बनता, तो फिर तो ये सिंगल और सिंगल रिंग वाला आता। तो डीएनए का लेंथ ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, है ना। ऐसे करके फिर अब फिर यहाँ पे मान लेते हैं प्यूरिन प्यूरिन आ जाता, तो फिर जो है ऐसे करके ऐसे हो सकता था।
तो ये लेंथ बराबर नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल रिंग वाले पेयरिंग कर रहा है तो उसका लेंथ स्वाभाविक ज्यादा होता। पैरिमिडिन है तो सिंगल सिंगल वाला हो जाता है तो उसका लेंथ जो है थोड़ा छोटा हो जाता, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। तो लेंथ जो है इक्वल नहीं होता है थ्रू आउट द डीएनए। बट चूंकि प्यूरिन हमेशा पैरिमिडिन के साथ करता है, यानी कि डबल रिंग वाला सिंगल रिंग के साथ पेयर करता है, तो फिर वो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रिपल रिंग जो है हर बार बन रहा है ना, देखा जाए तो। इसीलिए लेंथ जो है डीएनए का कितना भी बड़ा हो जाए, हर जगह मेजर करेंगे तो वो बराबर ही होता है। और इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स डीएनए। जो बेस पेयर है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, बेस पेयर को एक प्लेन माने, तो दूसरा जो बेस पेयर होगा, यानी कि ये वाला है ना, एक प्लेन है तो दूसरा प्लेन है, तीसरा प्लेन है, तो इसके ऊपर ये है ना, सीढ़ी नुमा बना हुआ एक है, उसके ऊपर दूसरा है, उसके ऊपर तीसरा है, उसके ऊपर चौथा है, उसके ऊपर पांचवा है। तो बेस पेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर है ना, सिक्के की तरह एक तरह से रखा हुआ है, या कह सकते हैं कि बहुत क्लोज है ना। इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है, और ये डीएनए की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आप बहुत सारी किताब रखते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और उसमें से कोई एक मिडिल बुक निकालना चाहें तो आसानी से नहीं निकलता है, क्योंकि वो ना एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड है, और उस सरफेस के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, तो उसको निकालना मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से जो स्टैकिंग होती है बेस पेयर का, उसके वजह से भी डीएनए में स्टेबिलिटी आती है। तो सेंट्रल डोग्मा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे जो